नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में पहली खबर, तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर तेल लाइफलाइन होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। और ईरान ने पलटवार किया है और चुनौती दी है कि अगर अमेरिका की औकात है तो वो होर्मुज से 1 लीटर तेल भी निकालकर दिखा दे। यानी खाड़ी की लड़ाई अब होर्मुज स्ट्रेट पर आ गई। और ये तीखी चेतावनी ईरान की उस धमकी के बाद आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं छोड़ा, कब्जा खाली नहीं किया, तो ईरान पर 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। यानी ट्रंप जितनी बड़ी धमकी दे रहे हैं, तेहरान उससे कई गुना बड़ा पलटवार कर रहा है और अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहा है। तो आज कहानी होर्मुज स्ट्रेट की, ईरान की ताकत की और अमेरिका की धमकियों की। इसके बाद बात करेंगे खतरनाक मिसाइल टकराव की। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ जमीन या समंदर तक सीमित नहीं, अब आसमान भी जंग का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका है। और इसी हमले में ईरान ने उतार दिया है एक नया आसमानी भेड़िया। इसे आसमानी शिकारी भी कहते हैं। इसका नाम है मुहाजिर 10। इसे आसमानी भेड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये ड्रोन है, उस पे से इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, और उस पे से भी बड़ी बात यह कि 300 किलो तक बारूद ढोने की ताकत, और घंटों तक आसमान में मंडराकर अपने शिकार की तलाश करता है। ईरान का ये ड्रोन दुश्मनों के लिए किसी भूखे भेड़िए से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर ये आसमान में उड़ान भर ले तो दुश्मन के बंकर, सैन्य ठिकाने और संवेदनशील ठिकाने सब इसके निशाने पर रहते हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में इसने खतरे की नई घंटी बजा दी है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका के मिडिल ईस्ट वाली रणनीति की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका जिस ताकत के साथ उतरा था, वही ताकत अब उसके लिए इम्तिहान बन चुका है। एक तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली अमेरिकी सेना, दूसरी तरफ खामेनेई के लिए जीने मरने वाले ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, जो हर हमले का जवाब उसी की भाषा में दे रहे हैं। इस टकराव में अब सवाल उठने लगा है कि अमेरिका की सैन्य बढ़त सच में इतनी ही मजबूत है जितनी दिखाई गई है, या जितनी दिखाई जा रही है, या जो दावा ट्रंप कर रहे हैं, या फिर रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ कर रहे हैं। क्योंकि कहा अब यह जा रहा है कि तेहरान जिस इरादे से अमेरिका पहुंचा था, अव्वल तो इरादा फुलफिल हुआ ही नहीं। IRGC और उसके बाद नए खामेनेई के नेतृत्व में, नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ईरान और खूंखार हो गया है। दूसरा ये कि लगातार हमलों, बढ़ते युद्ध खर्च और रणनीतिक चुनौती, अमेरिका की ताकत पर दबाव साफ नजर आ रहा है। तो क्या तेहरान को समझने में अमेरिका ने चूक कर दी? चलिए जानते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से, परत दर परत, एक एक लाइन समझते हुए वर्ल्ड नाउ में। सबसे बड़ी खबर तेहरान से है। तेहरान का एक ऐलान पूरी दुनिया में खलबली मचा रहा है। तेहरान ने तेल सप्लाई पर सीधा वार किया है। तेहरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर 100% कंट्रोल की खबर है। IRGC ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका की औकात है तो वो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी निकालकर दिखा दे। IRGC की यह चेतावनी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को है, जो दुनिया में नंबर 1 है। उनको 16वें नंबर की आर्मी कह रही है अगर आपकी औकात है, ताकत है, तो होर्मुज स्ट्रेट से, जो कि एक सकरा समुद्री रास्ता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे, वहां से आप 1 लीटर तेल ले जाकर दिखा दीजिए। और IRGC की यह चेतावनी अमेरिका की उस धमकी के बाद आई है जब ट्रंप ने कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान ने कब्जा नहीं छोड़ा तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा। तो लगे हाथ, ईरान ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अमेरिका 1 लीटर तेल भी नहीं निकाल पाएगा। यानी दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन पर जंग का साया है। होर्मुज में तेल की नस दबाकर तेहरान ने मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दी है और चुनौती दी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी अमेरिका को। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान की चेतावनी को अब रूस का भी साथ मिल गया है। यानी तेल की हर बूंद अब सियासी बारूद बन चुकी है। आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टक्कर, जो तेल, ताकत और टकराव की कहानी कहती है। तेहरान ने संकेत दिया है कि जो देश अपने यहां से इजराइल और अमेरिकी राजदूतों को
बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अमेरिकी एम्बेसी पर ताला लगाएंगे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत सिर्फ उन्हीं मुल्कों को दी जाएगी। यानी तेल की इस लाइफलाइन पर अब राजनीति की चेकपोस्ट लग गई। साफ है, जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जा रही, समुद्री रास्तों के सहारे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दूतावासों के दरवाजे पर अब लड़ाइयां लड़ी जा रही है। यानी ईरान ने सीधे ललकारा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका की धमकी पर ईरान का करारा पलटवार साबित हुआ और ईरान ने कहा कि जहाज तो छोड़ो, अमेरिका को कहा जहाज तो बहुत बड़ी बात है, दम है तो 1 लीटर तेल निकाल कर दिखाओ। और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 1 लीटर तेल ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंप्लीट कंट्रोल आज की तारीख में आईआरजीसी के है। और आईआरजीसी ने बयान दिया है कि होर्मुज में अमेरिकी नौसेना का इंतजार है। अमेरिका ईरान टकराव से ग्लोबल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी का कड़ा जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट पर तेल की सप्लाई रोकी गई है तो ईरान पर भीषण हमला किया जाएगा। यानी ट्रंप की धमकी जो है वो इस बात को लेकर है कि ईरान पर 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे अगर यहां से तेल रिलीज नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है दुनिया भर में तेल के बाजार में इस वक्त बहुत कियोस मचा हुआ है। अभी हाल ही में तेल की कीमत $119.5 पर बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल ये $90 पर बैरल के नीचे चल रही है। अगर तेल की कीमतों में इस तरह की अस्थिरता रही तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यह बात अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है और यही वो नस है, पूरी दुनिया की नस जिसको तेहरान ने पकड़ा है। तो ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम दे दिया, ईरान पर और भी ज्यादा बड़ा हमला होगा। तेल सप्लाई की गलती रोकने की गलती ना करे ईरान, 20 गुना बड़ी कार्रवाई करेंगे, ईरान को खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान की आईआरजीसी ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा कि होर्मुज से तेल की खेप तो छोड़िए, मतलब तेल का एक जहाज, एक कंटेनर तो छोड़िए, आप 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं ले जा सकते हमारी इजाजत के बगैर। और सिर्फ यही नहीं, ईरान ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां से जाने दिया जाएगा, उन्हीं देशों को जो अमेरिकी और इजरायली एम्बेसी पर ताला लगाएंगे। मतलब ये कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक जैसे देशों से दुनिया को तेल नहीं मिल पाएगा। और अगर इन देशों को दुनिया में अपना तेल भेजना है तो आईआरजीसी की बात माननी पड़ेगी, यानी कि अमेरिकी एम्बेसी को ताला लगाना पड़ेगा। यहां तक कि पाकिस्तान को भी अगर तेल चाहिए तो वहां पर उसे अमेरिकी एम्बेसी, इजरायली एम्बेसी पर ताला लगाना होगा। यानी वार का पलटवार तेहरान ने ऐसा किया है कि इससे अब अमेरिका यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर इसका इलाज कैसे ढूंढा जाए, इस मर्ज की क्या दवा होनी चाहिए। तो होर्मुज कैसे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट जोन बन गया है और ईरान के लिए कैसे मास्टर स्ट्रोक बन गया है, चलिए समझते हैं। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है ये, चोक पॉइंट भी कह सकते हैं और बहुत सकरा रास्ता भी कह सकते हैं। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। दुनिया की 25% कच्चे तेल की सप्लाई इस इलाके से गुजरती है। शिपिंग पर बड़ा असर होता है, व्यावसायिक जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो जाएगा, जहाजों की आवाजाही 86% तक गिर जाएगी। खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, ये सब इसी इलाके से निकलते हैं, होर्मुज स्ट्रेट से निकलते हैं अपना तेल लेकर। लेकिन अब वो पिछले 10 दिन से अपना तेल लेकर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए ऑयल सप्लाई का जो रास्ता उनके लिए पूरी तरीके से क्लोज है। होर्मुज का रास्ता बंद है, कच्चा तेल $110 के ऊपर भी पहुंच गया। ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा है, सप्लाई शॉक से यूरोपियन गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। 2022 के एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर यह मामला आ सकता है। यानी होर्मुज ब्लॉक होने का असर दिखने लगा है। लेटेस्ट इंपैक्ट देख लीजिए क्या हुआ है पाकिस्तान में और क्या हुआ है बांग्लादेश में, जिनके पास अपना खुद का ऑयल रिजर्व नहीं होता। अब इन देशों की हालत तो ये कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, यानी रोज कमाना है, रोज खाना है, कोई रिजर्व नहीं है।
और इसकी वजह से इनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। कंगाल पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। स्कूल और कॉलेजों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। अगर पाकिस्तान के कुछ विजुअल्स है पीसीआर प्लीज लगा दीजिए। स्कूल और कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। अब आप बताइए, जो पाकिस्तान शेखी बगाड़ता है छोटी छोटी बातों पर, वो 10 दिन की जंग में पस्त हो गया, घुटनों पर आ गया है। अब बांग्लादेश को ले लीजिए, जो बांग्लादेश अभी चिकन नेक काटने की धमकी दे रहा था और फलाना ढिमका कर रहा था। पेट्रोल डीजल को लेकर वहां हाहाकार मचा है। पेट्रोल डीजल की राशनिंग पर बैन कर दिया गया है। ढाका के कई पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। बांग्लादेश में ईंधन खत्म होने से लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये तो हालत हो गई है दुनिया की। अभी से कई देश कराहने लग गए हैं और ये है तेहरान का मास्टर स्ट्रोक, जिसके आगे हो सकता है कि अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़ जाएं। क्योंकि उनके लाडलों का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, बांग्लादेश का क्या होगा, खाड़ी के कई देश अमेरिका के लाडले हैं, उनका क्या होगा। उनकी अर्थव्यवस्था भी तो डूबेगी अगर वो अपना तेल नहीं बेच पाएंगे। मैक्सिमम इकोनॉमी तेल पर चलती है इन देशों की। अब समझिए कि होर्मुज स्ट्रेट क्या है। दुनिया के नक्शे पर जमीन के 2 टुकड़ों के बीच मौजूद एक पतला समुद्री रास्ता। और ये तस्वीरें आप पाकिस्तान की देख रहे हैं। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप की हालत देख लीजिए आप, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और लंबी कतार लगी हुई है। खैर, वापस लौटते हैं, होर्मुज स्ट्रेट पर चलते हैं। एक ऐसा सकरा रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, अमेरिका की निगाहें टिकी हुई हैं। तेहरान ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, तो दम है तो यहां आके दिखा दो। अव्वल तो इस रास्ते को खोलने की बात तो दूर, दम है तो पर्शियन गल्फ में आइए, ओमान की खाड़ी में आइए और हमसे 2-2 हाथ कीजिए। क्योंकि खबर है कि अमेरिकी जहाज पर्शियन गल्फ में भी नहीं है और ओमान की खाड़ी में भी नहीं है। इजराइल अमेरिका के साथ जंग के बीच ईरान ने इस समय समुद्री रास्ते की दुनिया के लिए सबसे बड़ा रोड़ा लगाया हुआ है। सिवाय चीन के आंशिक तौर पर भारत को भी रिलीफ है। अब सवाल यह है कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते को बंद कर देने से क्यों और कैसे पूरी दुनिया के तेल में आग लगी हुई। ये कैसे छोटा सा समुद्री रास्ता इतना इंपॉर्टेंस रखता है। होर्मुज स्ट्रेट क्या है? होर्मुज का समुद्री गलियारा, एक सकरा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके किनारों की बात करें तो इसमें एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ईरान। अगर आपके पास कोई नक्शा है तो प्लीज बिग स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखा जाए तो होर्मुज का ये जो स्ट्रेट है वो 33 किलोमीटर चौड़ा है और इस पर दुनिया भर की एनर्जी डिपेंड करती है, खासकर फॉसिल फ्यूल एनर्जी। 33 किलोमीटर के छोटे से हिस्से से होकर दुनिया में करीब 25% कच्चा तेल निकलता है और 25% ही नेचुरल गैस का कारोबार होता है। यहां तक कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्से में बेचते हैं। दुनिया भर में तेल के कारोबार के लिए होर्मुज स्ट्रेट के साथ कुछ कुदरती मजबूरियां भी हैं जो इसकी खासियत को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। असल में होर्मुज की कुल चौड़ाई, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, ऐसे ही समुद्री इलाका है, चौड़ाई 33 किलोमीटर है। लेकिन समंदर के बीच जिस रास्ते से होकर जहाजों की आवाजाही गुजरती वो बमुश्किल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। यानी जो चिकन नेक जब आप जिसे कह सकते हैं वो इलाका बस 3 किलोमीटर की चौड़ाई का है। इस जगह पर समंदर की गहराई भी बेहद कम है। अधिकतम गहराई की बात करें तो वो 90 मीटर है। अब ये जो नक्शा इस वक्त आप देख रहे हैं यही है वो होर्मुज स्ट्रेट। एक तरफ ओमान की खाड़ी और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ।
ये जो जगह है, जो मैप पर अभी आप देख रहे थे, इस जगह की गहराई बेहद कम है। चौड़ाई महज 3 किलोमीटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहां यू शेप है, और गहराई तो अधिकतम गहराई 90 मीटर की और न्यूनतम गहराई 50 मीटर की है। इतने कम गहरे समंदर से बड़े जहाजों को निकालना कोई आसान काम नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया से ही यहां से जहाज जा सकते हैं, इसलिए आईआरजीसी ने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है और तमाम मालवाहक जहाज समंदर के सबसे गहरे 90 मीटर वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और ये रास्ता तकरीबन 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में जहाजों की एंट्री भी बारी बारी से होती है, यानी कि एक एक करके ही जहाज यहां से पास होते हैं और इसलिए इस इलाके को चोक करना, यानी कि इसको बंद करना, ईरान के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ईरान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और ईरान का बहुत बड़ा इलाका इस इलाके से लगता है। यहां पर ईरान की पूरी आईआरजीसी मौजूद रहती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि आप समझिए कि यह एक टोल गेट की तरह है। जब तक आप टोल से एक एक करके जैसे गुजरते हैं, वैसे ही जहाज यहां से एक एक करके गुजरते हैं, वो भी आईआरजीसी के निगरानी में गुजरते हैं और इसी एरिया को ईरान ने बंद कर दिया है। अब तेल छोड़िए, कतर जो दुनिया में लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका गैस 90% ज्यादा इसी होर्मुज से होकर गुजरता है, इसके बंद होने से पूरे गैस की सप्लाई ही ठप पड़ गई है। इस गैस की सप्लाई के बंद होने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर नहीं हुए तो कई देशों में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। होर्मुज के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश हैं। होर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का 82% हिस्सा एशिया में जाता है। एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश हैं इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं, उनमें भारत है, चीन है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। अब कहां कहां कितने कंटेनर फंसे हुए हैं इस इलाके में, उसके बाद मैप के जरिए भी समझेंगे इसको जल्दी से। अब तक 10 जहाजों पर हमला हो चुका है इस एरिया में। तो क्या हुआ, सारे जहाज वाले डर गए, क्योंकि जहाज भी किराए पर लिए जाते हैं, किसी देश का अपना जहाज तो होता नहीं है। इसी वजह से आवाजाही 90% तक गिर गई, क्योंकि सारी कंपनियां डर गई कि अपना जहाज लेकर कौन जाए वहां जहाज डुबाने के लिए। कोई 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख का जहाज तो आ नहीं रहा, करोड़ों के जहाज हैं। अब इससे क्या हुआ कि चीन और एशिया में जाने वाले जितने भी कंटेनर है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए। बांग्लादेश के 1000 से ज्यादा कंटेनर फंस गए। दक्षिण कोरिया के कई बड़े टैंकर और कार्गो फंसे हुए हैं। यूरोप की शिपिंग कंपनियां जिसमें मास्क है, एमएससी है, हैपैग, लॉयड है, इनके जहाज फंसे हुए हैं। सऊदी अरब के तेल टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। इराक में क्रूड ऑयल के लदे जहाज अटके हुए हैं। कतर में एलएनजी कैरियर से भरे जहाज रुके हुए हैं। यूएई के कई कार्गो और कंटेनर जहाज पोर्ट के पास रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। एशिया के कई देश यहां फंसे हुए हैं। भारत, श्रीलंका और अफ्रीका के लिए जा रहे कंटेनर अटके हुए हैं। करीब 200 से ज्यादा जहाज खाड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। अब जब इतने लोगों को अकेले ईरान ने अपने ताकत के दम पर रोक रखा है, तो आप समझिए कि ईरान की ताकत कितनी है। और अमेरिका चाहकर भी इस एरिया को खुलवा नहीं पा रहा है। और एरिया को खुलवाने की, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात तो दूर, यहां पर अमेरिकी नौसैनिकों की मौजूदगी ही नहीं है होर्मुज स्ट्रेट पर। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुका है। आईआरजीसी ने इसे डेथ ट्रैप बना दिया है और इस ट्रैप में तमाम खाड़ी के देश फंसे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां 10 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये वो इलाका जो होर्मुज स्ट्रेट है वो कैसे यहां पर फंसा हुआ है। ये है ओमान की खाड़ी और ये है आपका पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी, जो पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, इसे पर्शियस के नाम पर बनाया गया था, यानी कि जो ईरान है अभी वो पहले पर्शिया हुआ करता था। तो पर्शिया से लगने वाला जहाज मतलब समंदर पर्शियन गल्फ हो गया और पर्शियन गल्फ हो गया फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी में सारे जहाज लगते हैं।
फारस की खाड़ी से ही सारा तेल अकुमुलेट करके यहीं पर शिप लगाकर, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, सब यहीं पर अपना अपना जहाज लगाए इन लोगों ने ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में। और उसके बाद यहां से जो ऑयल जमा हुआ वो इस रास्ते से, ये है होर्मुज स्ट्रेट, और इस रास्ते से होता हुआ यहां से ओमान की खाड़ी से उतरता हुआ अरब सागर से होता हुआ एशियाई देशों में पहुंचता है। अब एशियाई देशों में पहुंचने की वजह से क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो 161 किलोमीटर है और 33 किलोमीटर चौड़ा है ये इलाका। ये जो पर्टिकुलर इलाका है, ये जो इस वक्त आप जिसको हमने लाल घेरे में डाला हुआ है, ये जो इलाका है यही है चोक पॉइंट। इसी को आईआरजीसी ने कब्जे में लिया है और अमेरिका को धमकी दी है कि औकात है तो यहां से तेल निकाल के दिखा दो। तो खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका नहीं है और पर्शियन गल्फ में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां जाने की हिम्मत अमेरिका कर ही नहीं पा रहा। यहां जाएंगे तो आईआरजीसी उनके जहाजों को फूंक देगी। और इसलिए ईरान कह रहा, और ये जो है वो ईरान की सीमा आप देख लीजिए। एक तो ईरान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और ईरान की सीमा आप देख लीजिए, पूरे फारस की खाड़ी से होते हुए ओमान की खाड़ी तक हर जगह आप ईरान का ही इलाका देखेंगे। इसलिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इस पर आईआरजीसी खड़ी है, इस पूरे बॉर्डर पर, सब तटीय इलाकों में। यहां से कोई भी निकलता है, यहां जहाज सिंक कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। 10 जहाज अभी तक डुबा चुके हैं यहां पर आईआरजीसी वाले। ईरान ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि पर्शिया और ओमान की खाड़ी के बीच का जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अगर कोई जहाज गुजरेगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा। ईरान के पैरा मिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने साफ साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमने ताला लगा दिया है। अगर किसी की हिम्मत है, किसी की ताकत है, कोई देश इतना पावरफुल है तो वो आके इस ताले को खुलवा ले या अपना जहाज इस इलाके से ले जाए। लेकिन अगर कोई भी पोत बगैर हमारी इजाजत के इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। और अब तक 10 जहाजों को तेहरान फूंक चुका है। इस क्षेत्र में आने से हर कोई डर रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो, क्योंकि कोई भी देश अपना जहाज नहीं भेजता ऑयल शिप के लिए या ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। वो दुनिया भर की कंपनियों से किराए पर जहाज लेते हैं और वो कंपनियां भी डर रही हैं कि अगर उन्होंने अपना जहाज भेजा तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि अब तेल सप्लाई के लिए एक और अहम रास्ते को बंद किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान का युद्ध कक्ष अरब प्रायद्वीप के पास मौजूद बाब अल मंदेब नाम का एक अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की योजना बना सकता है। अभी ये बाब अल मंदेब क्या है ये भी समझ लीजिए। ये है जिबूती के पास का एक इलाका जो अदन की खाड़ी जो आप देख रहे हैं, गल्फ ऑफ अदन, वहां पर मौजूद है। और ये यमन से लगता हुआ इलाका है और यमन इसे बंद करने पर विचार कर रहा है। यह भी दुनिया के सबसे व्यस्तम लाइफलाइन में से एक है, सकरा रास्ता। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला अहम स्ट्रेट है। बेहद सकरा है लेकिन रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़ा व्यापारिक रूट है। अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच स्थित वैश्विक तेल सप्लाई और कंटेनर शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। दुनिया के सबसे व्यस्तम और रणनीतिक समुद्री रास्तों में शामिल है। अब तेहरान का वॉर रूम भी आप देख लीजिए। अरब प्रायद्वीप के पास स्थित बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता। अब तेहरान का वॉर रूम इसे भी बंद करने की योजना पर काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पहले ही बंद कर चुके हैं। ऐसे में अगर ईरान बाब अल मंदेब यमन के मदद से बंद करता है तो ये वर्ल्ड ईंधन सप्लाई के लिए डेथ वारंट जैसा हो सकता है। यानी अगर लंबी जंग खिंची, होर्मुज और बाब अल मंदेब बंद रहा तो आने वाले समय में न सिर्फ क्रूड ऑयल में आग लगेगी बल्कि नेचुरल गैसेस के दाम भी आसमान तक जा सकते हैं। और तेल के दामों में तो अभी असर दिखना शुरू हो गया है। पिछले महीने 28 फरवरी तक क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमत
$69 पर बैरल के आसपास थी। वही कीमत 9 मार्च को 119.5 रुपए पर बैरल पहुंच गई और वही कीमत आज की तारीख में थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और कहा है कि दोनों ही जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है, चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल अमेरिका और तेहरान जंग हो, और उसको रोकने की बात कही है। तो उसकी वजह से आज मार्केट में रिलीफ है और आज जो रेट है वो $90 पर बैरल के नीचे है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व या फिर स्ट्रेटेजिक रूट्स नहीं खोले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। इसको समझने के लिए जानना होगा कि किस देश के पास कितने दिन का स्टॉक, बफर स्टॉक ऑयल का बचा हुआ है। सबसे पहले जापान है टॉप पर 254 दिनों के स्टॉक के साथ, बफर स्टॉक के साथ खड़ा है। साउथ कोरिया 214 दिनों के रिजर्व स्टॉक के साथ है। अमेरिका 200 दिनों के रिजर्व स्टॉक के साथ है। जर्मनी में 130 दिनों का रिजर्व स्टॉक है। फ्रांस 122 दिनों के रिजर्व के साथ चल रहा है। न्यूजीलैंड 95 दिनों के तेल रिजर्व के साथ है। तुर्की 94 दिनों के तेल रिजर्व के साथ है। भारत 74 दिनों से लेकर 90 दिनों के तेल रिजर्व के साथ खड़ा है अभी। ऑस्ट्रेलिया 47 दिनों के रिजर्व के साथ खड़ा है। ये दुनिया के वो बड़े देश हैं जिनके पास 2 से 3 और 3 से 6 और 8-9 महीने तक का तेल रिजर्व है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिनके पास हफ्ते 10 दिन का ही स्टॉक है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के नाम आते हैं। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट की लड़ाई आने वाले दिनों में तेल संकट को और गहरा सकती है और अगर ये स्ट्रेट खोले नहीं गए, चाहे वो बाब अल मंदेब हो या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट हो, तो फिर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि ये वेनेजुएला है, लेकिन अमेरिका ने ईरान में दखल देने की भूल कर दी और अब उन्हें पता चल रहा है ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ईरान वो देश है जो 1979 से बैन झेल रहा है, लेकिन फिर भी उसने आज तक अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। इसके पास सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि खतरनाक मिसाइलों का जखीरा भी है, जो सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर की नसों से लेकर आसमान पर भी पकड़ रखता है। और ऐसे ही एक आसमानी ड्रोन है जिसे आसमान का भूखा भेड़िया भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी खबर पर बात करते हैं। अगली खबर में ईरान का वो अचूक हथियार जिसे ईरान का मुहाजिर कहा जाता है, इसे मुहाजिर 10 नाम दिया गया है। दुश्मन पर मौत की बारिश, इजराइल के लिए खतरे की घंटी, एक ऐसी ताकत जिससे अमेरिका भी कांपता है। कहते हैं ये भूखे भेड़िए की तरह है, जिसकी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, उसकी आंखों में भी शिकार का तूफान पलता है। और जब जंगल में उसकी गुर्राहट गूंजती है तो हर रास्ता खौफ की कहानी कहता है। जब जंगल में भूखा भेड़िया निकलता है तो शेर भी शिकार करने से दहशत खाता है। कमोबेश आज ईरान की हालत ऐसी है। दबाव में घिरा तेहरान, चारों तरफ से बैन, सैंक्शन, सैन्य खतरे, वैश्विक निगरानी, लेकिन गुर्राहट ऐसे, हुंकार ऐसे कि अमेरिका और इजराइल तक सकते में। और यही तेवर तेहरान को और ज्यादा घातक बना रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में अब आसमान से हमला करने वाला वो शिकारी तेहरान उतार रहा है जिसका नाम है मुहाजिर 10। कहते हैं इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर तक पेलोड ले जाने की क्षमता, बारूद ले जाने की ताकत और घंटों तक आसमान में मंडराते रहने की क्षमता। ईरान का यह ड्रोन दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। वो काल जो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों के लिए बहुत घातक साबित होता है। इसकी जो डिजाइन है वो MQ-9 रीपर जैसी है। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। तेल अवीव से डिमोना तक पहुंचने की ताकत है। यही नहीं, हमला करके सुरक्षित वापस भी लौट आता है। 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है, यानी कि 23000 फीट पर उड़ान भरता है। अब ऊंचाई इतनी है कि ट्रैक करना मुश्किल है।
साथ में लेकर घूमता है 300 किलो तक का बारूद। मुजाहिर 6 के मुकाबले इसकी ताकत दोगुनी है। अलमास मिसाइल और गाइडेड बम से लैस है। एक साथ 6 से ज्यादा मिसाइल इसमें फिट किए जा सकते हैं। जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर है। दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ठप कर सकता है। हालांकि अमेरिका को पता नहीं था कि इस तरह का हथियार भी तेहरान के पास है, लेकिन अब जब अमेरिका के सामने यह हथियार आया तो अमेरिका भी सख्ते में है। कहते हैं आसमान से बरसती मौत और रडार को चकमा देने में ईरान का मुजाहिर 10 माहिर है। इजराइल के लिए अब यह खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि इजराइल का बहुत बड़ा इलाका और कई शहर इसकी रेंज में है, क्योंकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मारक रेंज के साथ ये शिकारी ड्रोन न केवल एक मशीन है, बल्कि उड़ता हुआ यमराज है जो ईरान की सरजमी से उड़ान भरकर सीधे तेल अवीव की इमारतों पर मौत की मुहर लगा सकता है। इसकी एक और बड़ी ताकत है, ये 24 घंटे तक लगातार हवा में भूखे भेड़िए की तरह मंडराता रहता है और साथ में रखता है 300 किलोग्राम का बारूद। जरूरत पड़ने पर इस बारूद को कहीं भी डाल सकता है। ये ड्रोन इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र तक पहुंचने की ताकत रखता है और 23,000 फीट की ऊंचाई से अपनी अलमास मिसाइलें दागता है, जो सुरक्षा कवच एरो और डेविड स्लिंग के पास संभलने का मौका नहीं होता। ईरान का वो हंटर किलर है जिसने युद्ध की परिभाषा बदली है। जहां हमलावर नजर नहीं आता तो आती है तो सिर्फ तबाही। मुहाजिर 10 ईरान का वो हथियार जिसने मिडिल ईस्ट की रणनीति को बदल दिया है। इसे पहली बार 2023 में पेश किया गया था और 2026 के वर्तमान युद्ध के परिदृश्य में ईरान के सबसे घातक हंटर किलर ड्रोन के तौर पर यह सामने है। ईरान और अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने अपने यानी कि इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने अपने इस घातक ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया के सामने रखी। मुजाहिर 10 ने मिडिल ईस्ट के आसमान में खौफ का नया चैप्टर खोल दिया है। तेहरान का दावा है कि यह ड्रोन दुश्मन की सरहद में घुसकर एक एक टारगेट को चुन चुन कर तबाह कर सकता है। यही वजह है कि मुहाजिर 10 की एंट्री ने इजराइल की धड़कनें तेज कर दी, अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी और ईरान का यह शिकारी मिडिल ईस्ट की जंग में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुहाजिर 10 को लेकर इजराइल और अमेरिका इतनी टेंशन में क्यों है, यह भी जान लेते हैं। क्योंकि जब इसे पहली बार दुनिया के सामने दिखाया गया तो ईरान ने उस पर हिब्रू भाषा में लिख दिया, अपने बंकर तैयार रखो। अब हिब्रू में लिखने का मतलब क्या था? मैसेज क्लियर था, निशाने पर इजराइल है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं ईरान के इस मुहाजिर जो कि लंबी दूरी का अटैक और सर्विलांस ड्रोन है। अब इसकी झलक सामने आने के बाद इजराइल सतर्क है, क्योंकि इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र, जो इजराइल का सबसे सुरक्षित और बेहद अहम इलाका माना जाता है, वो भी इसकी जद में है। इजराइल की एयर डिफेंस और खुफिया एजेंसी इस ड्रोन को लेकर बेहद अलर्ट हो गई, क्योंकि अगर इसे आसमान में उतारा गया तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का समीकरण बदल सकता है। अब 2 खूंखार आसमानी हथियार अगर देखे जाएं ईरान के, तो पहले का नाम है मुहाजिर 10 और दूसरे का नाम है शाहिद 136। आसमान में ईरान के 2 खूंखार हथियार हैं। दोनों का ही काम है दुश्मनों की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उसे खत्म कर देना, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। ईरान के ये दोनों शिकारी दुश्मनों के लिए लगातार बड़े सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो फर्क है, वो ये है कि ये मल्टी रोल कॉम्बैट ड्रोन है। ये वापस आ सकता है,
लेकिन शाहिद 136 जो है वो एक कामीकाजी ड्रोन है, यानी कि आत्मघाती ड्रोन है, लॉइटरिंग और म्यूनिशन ड्रोन है। ये दोनों में बेसिक और सबसे बड़ा फर्क है। टारगेट पर मिसाइल और गाइडेड बम से हमला करता है मुहाजिर 10, जबकि शाहिद 136 सीधे टकराकर विस्फोट करता है, यानी कि एक आत्मघाती ड्रोन है जो खुद को नष्ट कर लेता है दुश्मन को खत्म करने के लिए। मुहाजिर 10 मिशन पूरा करके बेस पर वापस लौट सकता है, लेकिन शाहिद 136 टारगेट से टकराकर खुद ही खत्म हो जाता है अगर टारगेट को खत्म करना हुआ। लेकिन अगर सिर्फ निगरानी काम है तो वो भी शाहिद 136 भी निगरानी करके वापस बेस जा सकता है। मुहाजिर 10 निगरानी, टारगेट पहचान और सटीक हमले की ताकत रखता है, लेकिन शाहिद 136 दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है और निगरानी करता है। अब मुहाजिर 10 का जो उसकी जो ताकत है वो लगभग 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की ताकत है, जबकि शाहिद एक छोटा ड्रोन है जिसे 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक कैरी करने के लिए बनाया गया है। अब रेंज भी आप देख लीजिए, मुहाजिर 10 लंबी दूरी कई घंटे तक निगरानी और हमले की ताकत रखता है। तकरीबन 2000 किलोमीटर की ताकत है इसकी रेंज में। शाहिद 136 एक ही दिशा में उड़ान भरता है, टारगेट हिट करके खुद ही खत्म हो जाता है। डिजाइन और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मुहाजिर जो है वो हाई एंड सेंसर, कैमरे और सैटेलाइट गाइडेंस से लैस है। शाहिद 136 अपेक्षाकृत सस्ता है, सिंपल डिजाइन है, कम पैसे में ज्यादा काम मिलता है। यानी कि ये वो दो ऐसे हथियार हैं जिससे मिडिल ईस्ट की सामरिक रणनीति अमेरिका और इजराइल को बदलनी पड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तेहरान के पास ऐसे ड्रोन कितने हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बाकायदा सुरंगें बनाई गई हैं जिसमें ड्रोन भर भर के रखे गए हैं, और ये कहां कहां लोकेटेड है इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। तो अब मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ सेना की संख्या नहीं बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर की गणित से तैयार हो रहा है। एक तरफ ईरान का विशाल मिसाइल प्रोग्राम है, सस्ते घातक ड्रोन्स हैं, और इतने घातक ड्रोन कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी चलते युद्ध में इसकी नकल तैयार करने को मजबूर हो गई है। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल नेटवर्क ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है, क्योंकि युद्ध में खर्च का फर्क भी बहुत है। यह अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात है। एक तरफ है ईरान का उसका सस्ता और ताकतवर शाहिद सुसाइडल ड्रोन, दूसरी तरफ है अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जिसे करोड़ों रुपए में तैयार किया जाता है। इधर बात हजारों लाखों में बन जाती है, हजारों लाखों रुपए में, उधर करोड़ों डॉलर्स हैं। ये ड्रोन इतने प्रभावी हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेट कूपर ने माना कि अमेरिका ने अपनी नई ड्रोन टास्क फोर्स स्कॉर्पियन में ईरानी डिजाइन का ही उपयोग किया है। दूसरी ओर अमेरिकी कमांडर ब्रेट कूपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुख्य रूप से ईरानी डिजाइन के ड्रोन हैं, इन्हें और बेहतर बनाया गया है और अब इनके इस्तेमाल को ईरान के खिलाफ किया जाएगा। ईरान ने सालों की मेहनत से पहाड़ों के नीचे और जमीन के भीतर मिसाइल सिटी का जाल बिछाया। मार्च 2025 में दुनिया को इसका ट्रेलर दिखाया, लेकिन आज यही ताकत उसकी कमजोरी बनती दिख रही है। अमेरिका दक्षिण से और इजराइल उत्तर से इन मिसाइल शहरों के दरवाजों पर प्रहार तो कर रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अमेरिका का दावा है कि रूस के से मिल रही तकनीकी मदद के कारण ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि होती है कि सिराज और किरमानशाह जैसे इलाकों में ईरान के मूविंग लॉन्चर्स को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन आखिर कितने दिनों तक अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर्स के सामने टिक पाएंगे। लेकिन इसके बाद में एक और सवाल ये उठाया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स के सामने अमेरिका के इंटरसेप्टर्स कितने दिन टिक पाएंगे, क्योंकि ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है, लेकिन अमेरिका के पास, इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, टॉम हॉक्स कम हो रहे हैं। ईरान से आने वाली हर 5 खबर में से 3 का मैसेज एक ही होता है, या तो ईरान की मिसाइल बेस पर अटैक या फिर मिसाइल मूविंग लॉन्चर पर हमला। जबकि ईरान से निकलने वाले ड्रोन्स का लक्ष्य एक ही होता है,
अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इजरायली सैन्य ठिकाने, इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर और इजरायल के परमाणु ठिकाने। मिडल ईस्ट के टकराव के बीच अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि झुकने के मूड में कोई नहीं है, लेकिन ट्रंप जरूर फंस गए। ट्रंप ने दावा किया है कि जंग में अमेरिका को भारी बढ़त है, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर 0 से 10 के बीच स्कोर दिया जाए तो वो 10 नहीं बल्कि 15 स्कोर देंगे। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर विश्वास कौन करेगा? और अगर अमेरिका के इतने बड़े फायर पावर के सामने 16वें नंबर के सैन्य ताकत वाला देश पिछले 10 दिन से लगातार टिका हुआ है और लगातार हमले कर रहा है, तो फिर यह पेंटागन के लिए बहुत सोचने वाली बात है। और जो मैं खर्च के अनुपात की बात कर रहा था वो भी देख लीजिए आप। अमेरिका का रोज का खर्च 9,160 करोड़ रुपए का है। हर घंटे का खर्च 340 करोड़ रुपए है। शुरुआती 100 घंटे में 34,000 करोड़ रुपए अमेरिका फूंक चुका है। इक्विपमेंट लॉस, पहले 4 दिन में 18,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण नष्ट हुए हैं। और यह हालत तब है जब अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्ज है, फिर भी वो दुनिया में जंग लड़ने के लिए निकला है। अब जल्दी से आप ईरान के तरकश के वो तीर देख लीजिए जो ईरान के लिए बेहद ताकतवर माने जाते हैं। इसमें से इमाद है, खुर्रमशहर है, फतेह 2 है, शहाब 3 है, गदर 1 है, कियाम 1 है, फतेह 110 है, फतेह 313 है, जुल्फागर है और डेजफुल है। ये वो ईरान के ब्रह्मास्त्र हैं जिसने अभी तक अमेरिका और इजराइल का काम खराब किया है, अगर आप माने तो, मेरी माने तो। इमाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। खुर्रमशहर मीडियम रेंज मिसाइल है, 203,000 तक मारक क्षमता है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, फतेह 2 बेहद तेज है, मुश्किल से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 800 से 1300 किलोमीटर रेंज है। गदर 1 मीडियम रेंज मिसाइल है, 16 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। कियाम 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। फतेह 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह 313 शॉर्ट रेंज मिसाइल है। जुल्फागर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 किलोमीटर तक। और डेजफुल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तकरीबन 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, ये वो हथियार हैं जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। इसके अलावा ईरान के पास ICBM भी है, आपको याद रखना होगा। ये वही ICBM है जिसकी तस्वीर आयतुल्ला खामेनेई के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई थी, एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई थी अभी कुछ एक दिन पहले। तो वो तो अभी सामने है ही नहीं। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। ये सारी मिसाइलें पूरे देश में मिसाइल सिटी में सुरक्षित मानी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर ईरान इनका इस्तेमाल करता रहा है और ईरान ने इस बार में जंग में किया है, और इसलिए ईरान के मिसाइल मैनेजमेंट से पूरी दुनिया हैरान है। सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावरफुल शक्तियां मिलकर भी ईरान को अभी तक रोक क्यों नहीं पाई, जबकि सालों से कई बार ईरान को मिटाने की कोशिश की गई और पिछले 10 दिन से अमेरिका और इजराइल मिलकर लगातार ईरान को झुकाने में लगे। कहते हैं ईरान के पास तोपखाने की ताकत की राह कोक्सन मिसाइल है। ये 40 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। राड नाम की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अली नाम की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। सेजिल, शहाब, सिंघुम, इसके अलावा सोमोर और टोंडूर नाम की मिसाइलें भी हैं जो ईरान के बेड़े में। इनके साथ ड्रोन का कॉकटेल बनाकर ईरान ने जो अटैक तकनीक बताई है, जो तकनीक दिखाई है, उसने इसे इस जंग में काफी एडवांटेज दिया है। और इसलिए आज IRGC सीना ठोक कर यह कह रहा है कि दम है तो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल ले जाकर दिखा दो। अब सुनिए IRGC ने क्या कहा है जंग के 10वें दिन पर। ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز. IRGC कह रहा है कि 10 दिन तो छोड़िए, हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं अमेरिका के साथ। यानी अमेरिका ने अपनी असली ताकत यहां दिखाई, लेकिन ईरान की असली ताकत को वो
परखने में चूक कर गया। तो क्या अमेरिका इसका खामियाजा भुगतेगा? इस बात पर हमारी नजर आएगी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।